गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। आज हम बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन की, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। यानी ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेन सीट है और जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, यानी आप उसे इनफाइनाइट प्लेन सीट कह सकते हैं। वो प्लेन सीट है और हमें उसका साइज़ नहीं पता कितना बड़ा है, और उस इनफाइनाइट प्लेन सीट के ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरह से फैला हुआ है। उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो प्रोसीजर वही रहेगा हमारा। हम सबसे पहले तो इनफाइनाइट प्लेन सीट कंसीडर करेंगे, फिर उस इनफाइनाइट प्लेन सीट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मान लेंगे, फिर इसके पड़ोस में पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और उसके लिए हमें गॉस लॉ यूज़ करना है। आप जानते हो गॉस लॉ यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस मानना होता है। उसके बाद हम उस गॉसियन सरफेस के थ्रू दो काम करते हैं। एक तो गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और दूसरा उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना है वो निकालते हैं। तो चलिए स्कीम के साथ अब आर्टिकल शुरू करते हैं। Let us consider an infinite plane sheet over which charge is uniformly distributed with surface charge density sigma। हमने एक इनफाइनाइट प्लेन सीट मान ली है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डिफाइन होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। तो सिग्मा हमारा बराबर है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया है तो एरिया बटे में है, अगर हम उसको 1 ले लें तो यूनिट एरिया बोला जाएगा, और बटे में इसलिए पर। तो जो सिग्मा है वो चार्ज डेंसिटी है, इसे आप चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हो, या आप इसे बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर इस फार्मूले से हमें देखो, अगर हमें इस फार्मूले से चार्ज निकालना होगा तो वो बराबर होगा सिग्मा इंटू एरिया। तो इस फार्मूले का यूज़ क्या है कि अगर हमें किसी भी सरफेस पर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस एरिया पे वो चार्ज है। चलिए अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमने एक इनफाइनाइट प्लेन सीट मानी है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जिगजैग और नीचे की तरफ जिगजैग ये शो करने के लिए दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ बढ़ सकती है और नीचे की तरफ भी बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस R ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेन। जो प्लेन है हमने मान लिया कि इस प्लेन से R डिस्टेंस पे लेफ़्ट साइड पॉइंट P है और राइट साइड पॉइंट Q है। दोनों की डिस्टेंस उस प्लेन सीट से R है। क्योंकि ये प्लेन है इसलिए आपको पता है इसकी मोटाई नहीं होती, प्लेन की सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती। नाउ कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द प्लेन एंड हैविंग लेंथ इक्वल टू 2R। तो आप लोग जानते हैं किसी भी प्रॉब्लम की सिमेट्री के हिसाब से हम उसकी गॉसियन सरफेस मानते हैं। तो यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस मानना है वो सिलेंड्रिकल मानना है। तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द प्लेन। ये जो सिलेंडर है ये प्लेन में से पार हो रहा है। आप देखें ध्यान से, यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ तक सॉलिड दिखाया गया है, बीच में ये डॉटेड है और फिर से ये सॉलिड है। तो ये शो करने के लिए दिखाया गया है कि जो डॉटेड पोर्शन है ये प्लेन के पीछे का पोर्शन है। तो सिलेंडर यहाँ पे है, ये इस प्लेन में से आर पार हो रहा है और इसकी लेंथ है वो 2R है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन एट एवरी पॉइंट नियर द प्लेन।
तो ये कहता है कि प्लेन के नज़दीक कहीं भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर राइट की तरफ पॉइंट लोगे तो राइट की तरफ आउटवर्ड होगी, लेफ्ट की तरफ लोगे तो लेफ्ट की तरफ आउटवर्ड होगी। जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी होती है वहाँ पे आप +1 चार्ज इमेजिन करते हैं। ये प्लेन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस +1 चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों ही तरफ परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। चलिए, अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आप जानते ही हैं सिलेंडर के थ्रू अगर फ्लक्स निकालना होता है तो हम सिलेंडर को 3 सरफेसेस से बना हुआ मान लेते हैं। ये जो 2 हैं बताए थे कि ढक्कन और पिंदी टाइप में बताया था, ये फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस होते हैं और इनको हटा दें तो जो बीच में बचा उसे कर्व्ड सरफेस कहा जाता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि S1 एंड S2 आर द सरफेस एरियाज ऑफ द फ्लैट सर्कुलर surfaces of the cylinder and S3 is the surface area of the curved surface of the cylinder। S1 और S2 तो उस सिलेंडर के फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस का एरिया है और S3 है वो सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर का। Let DS1, DS2 and DS3 are the small area elements of the surfaces S1, S2 and S3 respectively। तो ये D लगा के इनके छोटे एरिया एलिमेंट हो गए, ये आप पहले भी कर चुके हैं इस तरह से। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना थ्रू द गॉसियन सरफेस तो आप जानते हैं E वेक्टर डॉट DS वेक्टर कहेंगे तो ये होगा स्मॉल फ्लक्स थ्रू द एरिया DS1 और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू द एरिया S1। इसी तरह से E डॉट DS2 करेंगे तो स्मॉल फ्लक्स थ्रू द एरिया DS2, इंटीग्रेशन करने से हो जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2। E डॉट DS3 हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स थ्रू DS3, इंटीग्रेशन करने से बन जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S3। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से ध्यान रखना, हम जब गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ सर्कल लगाते हैं, वो क्लोज सरफेस को शो करता है। यहाँ पे ये 3 इंटीग्रेशन है, सर्कल किसी पे भी नहीं लगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग हम रखेंगे तो क्लोज सरफेस नहीं है। ना तो वो फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस है वो क्लोज सरफेस है और ना ही बीच का कर्व्ड सरफेस है वो आपका क्लोज सरफेस है, ये सारे के सारे ओपन सरफेसेस हैं। एक बार फिर से फिगर को देखिए, फिगर में देखते हैं यहाँ पे ये जो है पूरा सर्कुलर हिस्सा इसका एरिया S1 है, इसका स्मॉल पार्ट अगर हम लेंगे तो इसे हम DS1 कहेंगे। DS1 वेक्टर की डायरेक्शन देखनी हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इससे लेफ्ट की तरफ ये जो डायरेक्शन है ये है DS1 वेक्टर की डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो +1 चार्ज इमेजिन किया, ये उसे रिपेल करेगा, तो E और DS1 वेक्टर के बीच में एंगल है 0। इसी तरह से ये पूरा S2 है, इसका स्मॉल पार्ट लेंगे तो DS2 होगा और उसका एरिया वेक्टर लेंगे तो वो राइट की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी राइट की तरफ है, तो E और DS2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं। अब अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट DS3 लेता हूँ तो उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये हो गया DS3 वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स राइट, तो E और DS3 के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देते हैं। E DS1 के बीच में एंगल 0, E DS2 के बीच में भी 0, E DS3 के बीच में 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर ले सकते हैं, यहाँ से भी बाहर ले सकते हैं। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी S1 और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी S2। मैंने आपको बताया था कि इन इंटीग्रेशन की वैल्यू वो एरिया आता है जिस एरिया का छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, तो ES1 प्लस ES2 हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया था, तो उस केस में जो फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस हैं उन दोनों का एरिया सेम होगा, तो S2 की जगह भी हम S1 लिख देते हैं, तो ES1 प्लस ES1 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ES1। तो ये तो आ गया टोटल फ्लक्स। अब हमें निकालना है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस,
तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें चार्ज है इस सीट के ऊपर और हमें निकालना है वो चार्ज जो सिलेंडर के अंदर है। तो ये वाला जो सर्कुलर हिस्सा है, ये इस इनफाइनाइट प्लेन का केवल ये सर्कुलर हिस्सा ऐसा है जो इस सिलेंडर के भीतर है। तो अगर मुझे चार्ज निकालना है तो सिग्मा को इस एरिया से गुणा करना पड़ेगा, इस सर्कल के एरिया से। और क्योंकि ये हमारा सिलेंडर है तो इसके किसी भी हिस्से पे सर्कल देखोगे तो सबका एरिया सेम आएगा। इसको S1 मानना है, इसको S2 मानना था, मान लिया तो दोनों बराबर होते हैं, सिलेंडर में बराबर होते हैं, तो ये भी S1 ही होगा। तो because only the circular portion of the cylinder is in contact with the charge plane sheet, so charge inside the Gaussian surface sigma S1 हो जाएगा। सिग्मा को S1 से गुणा कर दिया। गॉस लॉ लिख देते हैं, टोटल फ्लक्स बराबर 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी σ/2ε0। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से वो पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट प्लेन सीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन सीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यही आर्टिकल करना है आपने, इसको अच्छे से वीडियो में समझना है, बार बार देख सकते हैं वीडियो को, और नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चैनल का लिंक शेयर करूंगा, उस चैनल पे आपको अब तक पढ़ाए गए सभी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे।